हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे मेरे सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यूनिट थ्री में हम बात करेंगे पूरी कंप्लीट यूनिट को। तो जो भी टॉपिक्स हैं आपके यूनिट थ्री में उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एक एक करके एक टॉपिक को देख सकते हैं जब भी आप चाहें, या फिर आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं सारे टॉपिक रिवाइज करने के लिए। कंटेंट रहेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल चेंज, एजुकेशन एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फोकवेज, मोड्स, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होते हैं। और स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिजाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये आज हमारे कंटेंट रहेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को। स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली एजुकेशन का क्या रोल है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। सो बेसिकली कल्चर क्या होता है, तो कल्चर जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, संस्कृति। ओके, तो संस्कृति क्या होती है? इट इज रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी। सो बेसिकली किसी सोसाइटी की या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल की जब उनके शेयर्ड बिलीव हो कि वो एक ही चीज को मानते हो, एक ही उनकी वैल्यूज हो, एक तरह की कस्टम्स, उनके रीति रिवाज एक हो, लैंग्वेज एक जैसी हो, और उनके ट्रेडिशंस एक जैसे हों, और सारी चीजें जो करते हैं ग्रुप में तो सब सिमिलर ही करते हैं, तो वो बेसिकली वो कल्चर माना जाएगा उस ग्रुप का। ओके, तो वो होगा कल्चर। सो इट इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इवॉल्व्स ओवर टाइम। तो ये जनरेशन से जनरेशन पास डाउन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज जो हम शादी जो जिस तरह से होती है आपकी, दैट इज और ज़्यादा, और जो सेरेमनीज हैं वो जैसे होती हैं, वो बेसिकली पास डाउन की गई हैं हमारे पहले जनरेशन वाले लोगों के द्वारा, है ना। तो उससे पहले उनके जो फोर फादर्स रहेंगे उनके द्वारा किए गए होंगे। ये इवॉल्व होती रहती है ओवर टाइम की, इसमें चेंजमेंट भी आता है, साथ के साथ टाइम के साथ साथ जो भी चेंज आ रहे हैं उसके साथ साथ चेंजेस भी आते हैं। क्या रोल है एजुकेशन का इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में? तो डिफरेंट रोल्स है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, cultural integration, cultural change and innovation, addressing cultural conflicts and empowerment through cultural relevance। इन सब के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन कल्चर कॉन्टेक्स्ट का। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन सर्व एज अ मीन्स टू पास कल्चर हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो अगर आप बात करो जब आपके पास ज्ञान होगा, अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि किसी के पास एकेडमिक नॉलेज ही होनी जरूरी है या फिर वो स्कूल ही जाना ज़रूरी है तभी उसको एजुकेशन मानेंगे, नहीं। कुछ जो एजुकेशन है, कुछ जो ज्ञान है, वो इनफॉर्मल वेज के थ्रू भी अर्जित किया जा सकता है, जैसे आपके फैमिली के थ्रू और आपकी सोसाइटी के थ्रू। बेसिकली आपकी जो एजुकेशन है वो सर्व करती है आपके जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं या फिर विरासत है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन करने के लिए। एंड थ्रू टेक्स्ट बुक, स्टोरीज, रिचुअल्स, लैंग्वेज एंड कस्टम्स, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट देयर कम्युनिटी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड मोरल वैल्यूज। आप टेक्स्ट बुक्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए, कहानियों के जरिए, जो रीति रिवाज है उनके जरिए, आपकी लैंग्वेज के जरिए या फिर कस्टम्स के जरिए आप स्टूडेंट को पास डाउन कर सकते हैं उनके कल्चर के बारे में या फिर डिफरेंट कल्चर के बारे में, जो भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड हमारे हिस्ट्री रही होगी, है ना, या फिर जो भी ट्रेडिशंस रहे होंगे, मॉरल वैल्यूज रही होंगी। फॉर एग्जांपल आपकी सोशल साइंस का सब्जेक्ट, उसमें आपको डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ाया जाता है। वो क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए ही तो क्योंकि आपके जो भी कल्चर या फिर आपके जो वंश रहे होंगे उनके बारे में आपको बताने के लिए। आफ्टर दैट इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। स्कूल प्ले अ की रोल इन सेफ गार्डिंग एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, आर्ट, रिचुअल्स एंड कस्टम। आपका जो स्कूल है वो रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लैंग्वेजेस को सेफ गार्ड करने में। मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जो अब खत्म होने वाली हैं, खत्म होने की सीमा पर हैं, या फिर आपके आर्ट्स को, आपके रिचुअल्स को, आपके कस्टम्स को। तो स्कूल वो सारी चीज़ों को दर्शाता है, उभारता है एजुकेशन के जरिए, टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें लिखी हैं उसके जरिए। इंडिजीनियस और लोकल कल्चर आर प्रिजर्व्ड व्हेन एजुकेशन इज अडेप्टेड टू रिफ्लेक्ट कम्युनिटी आइडेंटिटी। आपकी जो इंडिजीनियस नॉलेज या फिर इंडिजीनियस कल्चर है, जो बेसिकली वहीं से बिलोंग करता है जहाँ से वो, जैसे आपके ट्राइबल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ओके, या फिर लोकल कल्चर है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं हम एजुकेशन के जरिए। हम किसी भी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कराने में हेल्प कर सकते हैं कि वो कौन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में कैसे जानते हैं?
आज जब आप डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में जानते हो, सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है, जो आपने सुनी है लोगों से। सो बेसिकली उसके थ्रू ही आप इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हो कि कौन इंडिजीनियस पीपल होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या उनके कल्चर हैं, क्या उनके बेसिक रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, वो सब हम एजुकेशन के ज़रिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, तो आपका जो कल्चर है, आपकी जो एजुकेशन है, वो आपको सोशलाइजेशन में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर। तो एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द कल्चरल रूट्स, कि उनके कल्चर, उनकी जो संस्कृति है वो कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की, तो इंडियन कल्चर इज़ बेसिकली वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। ओके, वेस्टर्न कल्चर में जो अब चीज़ें आ गई हैं वो मिक्सड हो चुकी हैं, इंडो वेस्टर्न कल्चर जिसे बोला जाता है अब। तो उसमें आप वेस्टर्नाइजेशन और इंडियन कल्चर को जोड़ करके, उन दोनों को मिक्स करके बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में करते हो। क्लोथिंग से लेके खाने तक आप मतलब इंडो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हो, जिसमें इंडियन का भी मिक्सअप है और आपके वेस्टर्नाइजेशन मतलब जो बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो वेस्टर्न साइड के जो रूल्स हैं वो भी आप अपना रहे हो। सो आपकी एजुकेशन आपको हेल्प करती है आपकी कल्चर रूट्स के बारे में समझने में, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि आपके कल्चर के बारे में समझाना, और फिर उनके प्रति आपका प्यार, आपका सम्मान वो भी बढ़ाना। ठीक है, कि आप उनसे प्रेरित हो, आप उनके बारे में समझे। सो इट टीचेस सोशल नॉर्म्स, एटिकेट एंड शेयर्ड वैल्यूज रीइंफोर्सिंग ग्रुप आइडेंटिटी। तो ये आपको सोशल नॉर्म्स के बारे में सिखाते हैं, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको खाना है, कैसे आपको पीना है, आपकी शेयर्ड वैल्यूज़ के बारे में, कि आपकी मतलब आप एक कल्चर हो, आप एक सोसाइटी हो, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, जिससे एक ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्म होती है, जिससे एक ग्रुप आइडेंटिटी को हम दर्शा सकते हैं। फिर आ जाता है कल्चरल इंटीग्रेशन। सो इन मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ एजुकेशन एनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स ग्रुप। तो अगर हम मल्टी कल्चर सोसाइटी की बात करें, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर ऑफ पीपल हैं, वहाँ पे आपकी एजुकेशन आपको एनकरेज करती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स के बारे में। आपकी जो सोसाइटी है उसमें लोग कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को समझ रहे हैं, मतलब डाइवर्स ग्रुप के लोगों को भी समझ रहे हैं। ओके, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर ऑफ सोसाइटीज है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आज के टाइम में दिल्ली के बारे में या फिर गुरुग्राम के बारे में, तो बेसिकली वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर की सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। हर तरफ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनके डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं। तो आपकी एजुकेशन आपको सिखाती है कि आपको उनके कल्चर का भी आदर करना है और समझना है डाइवर्स ग्रुप्स के बारे में। सो इट कैन फोस्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम पढ़ते हैं अनेकता में एकता, उसको ये फोस्टर करती है, मतलब उसको ये और भी ज़्यादा बढ़ाती है। बाय प्रमोटिंग प्लूरलिज्म, कि आप डिफरेंट लोग हैं, आप इंडिविजुअल हैं, बट आपके कल्चर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो आप। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट रीति रिवाज के बारे में आप उनके रिस्पेक्ट करो और कल्चर प्रिजुडाइज को रिड्यूस करो। कई लोग सोचते हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है या फिर ये हमारे लोग नहीं है, तो इनको यहाँ से बाहर निकालो। ओके, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी सोसाइटी में, या फिर एक कल्चर प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आ जाता है कल्चरल चेंज एंड इनोवेशन। सो एजुकेशन डज नॉट मेयरली कंजर्व कल्चर, इट ऑल्सो प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेशन। तो आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ कंजर्व ही करके नहीं चलती है, बल्कि प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग को। इट मीन्स कि आप डिफरेंट कल्चर को भी अपना सकते हो, सोच विचार कर करके, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ करके, है ना, और अडेप्ट कर सकते हो आप उन सब चीज़ों को। ओके, सो लर्नर्स आर एक्सपोज टू न्यू आइडियाज़। तो लर्नर्स को नए आइडियाज़ के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के बारे में, जिससे वो अपने कल्चर में कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ नया भी ला सकते हैं, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो चीज़ें सही नहीं है, उसको रीडिफाइन भी कर सकते हो, दोबारा से उनको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एड्रेसिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, तो जो भी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, बुराइयां देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो एजुकेशन हेल्प करती है उस चीज़ में कि रिजोल्व क्लैशेस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न वैल्यूज़। कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे हम जनरेशनल गैप ही देख लो, तो वो सब जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारे पास एजुकेशन अच्छी होगी, अडल्ट एजुकेशन भी होगी और चाइल्ड एजुकेशन भी होगी, डिफरेंट उनके डिफरेंट चीज़ों के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में अगर बताया जाएगा, तो हम उस लड़ाई से, उस कन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। ठीक है, तो डायलॉग और रिफ्लेक्शंस के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इट प्रमोट टॉलरेंस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द फेस ऑफ कल्चरल टेंशन। तो ये प्रमोट करता है टॉलरेंस को। इट मीन्स कि आप दूसरों के कल्चर को देखो, सुनो, और उनको भी आप बोल सकते हो कि आप उन्हें सेलिब्रेट भी करो। इक्वालिटी को प्रमोट करती है, समानता को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, कि सबका अधिकार है, कोई कल्चर, कोई भी इंसान, कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजन प्रमोट कर सकता है।
ओके। तो ये कल्चर टेंशंस को रिमूव कर देता है एकदम से आपकी एजुकेशन। सो आफ्टर दैट इज एम्पावरमेंट थ्रू कल्चर रेलिवेंस। सो एम्पावरमेंट आती है, इट मीन्स की व्हेन एजुकेशन इज कल्चरली रेलिवेंट, कि आपकी एजुकेशन अगर कल्चर से रिलेटेड होगी, उसके उसके बारे में होगी, तो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएगी और एम्पावरिंग बन जाएगी किसी भी एक मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ को उठाने में, है ना, उनको और भी मजबूत बनाने में आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आप डिफरेंट कल्चर के बारे में बच्चों को समझाओगे क्लास में। सो कल्चरली रिस्पॉन्सिव एजुकेशन वैलिडेट नॉलेज, लोकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। सो बेसिकली जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव एजुकेशन है, ये एक टाइप की पैडागोजिकल अप्रोच है जिसमें आप डिफरेंट कल्चर के बारे में बच्चों को बताते हो, ठीक है, जिसमें आप बच्चों को इंक्लूड करते हो क्या, डिफरेंट कल्चर के बच्चों को, और फिर उनके बारे में, उनकी कहानियाँ, उनकी हिस्ट्रीज, और बच्चों से भी आप पढ़वाते हो, बच्चों को भी आप बोलते हो, एनकरेज करते हो कि आप अपने कल्चर के बारे में बताओ। तो इट मीन्स कि वैलिडेट करता है लोकल नॉलेज को। इट मीन्स कि जो भी लोकल नॉलेज है जहाँ पे भी स्कूल है आपका, उसको और भी बढ़ावा दिया जाए एक्सपीरियंसेस के साथ, और जिससे कि क्या बढ़ेगी, स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी, स्टूडेंट एंगेज करेंगे, पार्टिसिपेशन होगा और सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये है रोल। ओके, फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है हमारे इंडिया में, कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं पढ़ता पूरा इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इसमें इंडिया के लोग, इंडिया के इंडिविजुअल्स पढ़ते हैं। सो टीचिंग इन मदर टंग स्ट्रेंथन कल्चरल आइडेंटिटी एंड लर्निंग आउटकम। तो अगर आप मदर टंग में पढ़ाओगे तो इससे कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, और लर्निंग आउटकम्स भी इंक्रीज होंगे। अगर आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में, जो बच्चे जहाँ के हैं वहाँ की लैंग्वेज में पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। एनईपी 2020 एम्फोसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि आपकी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, आप कैसे, आपके जो दैट इज फिलोसोफर्स रहे हैं, कैसे आपकी नॉलेज निर्माण हुई है ना, कैसे कौन कौन फिलोसोफर्स रहे हैं, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, अगर आप उनको भी समझाओगे, और आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, इन टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो आप इंडियन कल्चर के बारे में बच्चों को समझाओ ताकि वो पहले इंडिया के बारे में बहुत अच्छे से समझ सके, ताकि एजुकेशन में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। ट्राइबल एंड फोक एजुकेशन भी प्रोवाइड करो, मतलब प्रमोटिंग इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम एंड क्राफ्ट विद इन स्कूल करिकुलम। ओके, तो जो भी हमारे क्राफ्ट्स हैं, जो एक तरह से आप बोल सकते हो, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, है ना, ये आर्ट हो गई आपकी, तो डिफरेंट आपके दैट इज फोक सॉन्ग्स हैं या फिर फोक डांसेस हैं, ओके, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। सो बेसिकली आप उन सब चीज़ों को प्रमोट करो जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है आपका। इट मीन्स कि जो आपका रीजनल नॉलेज सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो जो बहुत पुराने से चला आ रहा है, जो यहीं के हैं, और ओके, जिसको हम वर्नाकुलर भी बोल सकते हैं, तो उसको प्रमोट करना मेन एम है एजुकेशन का। हेल्प कर सकता है एजुकेशन इससे कल्चर को प्रमोट करने में। ओके, तो अगर आप सिलेबस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे तो इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स अलॉट, ओके, प्रिजर्व करने में आपके कल्चर को। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कल्चर डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन, कि क्या क्या एरियाज हैं, कल्चरल एरियाज हैं एजुकेशन के। सो कल्चर डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द, यहाँ पे इट आएगा, इट रेफर्स टू द वेरियस कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस व्हाट इज टॉट। तो बेसिकली जो भी कल्चरल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं कि क्या पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन किसको एजुकेशन मिलेगी, एंड हाउ एजुकेशन सक्सेस इज डिफाइंड, और कैसे आप एक तरह से डेफिनेशन दोगे कि यस यू हैव अचीव्ड द एजुकेशन, आपने सक्सेस पा ली है, आपने अपना जो मुकाम है वो हासिल कर लिया है, तो कैसे आप उसे बताओगे। सो बेसिकली वो सारे कल्चरल फैक्टर्स को यहाँ पे बोलते हैं कल्चर डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, सो डिफरेंट की कल्चर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन है, जैसे आपकी लैंग्वेज है, रिलीजन एंड बिलीफ है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, customs and traditions, family structure and roles, gender roles, community and social hierarchies, और attitude towards modernity change। ओके, तो ये डिफरेंट आपके की कल्चर डिटर्मिनेंट्स है जो हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक प्राइमरी मीडियम है इंस्ट्रक्शन का और कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, कि जब भी आप किसी को एजुकेशन दोगे, आप किसी को कोई नॉलेज प्रोवाइड करोगे, तो उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और बोलने के लिए आपको कोई भाषा आनी चाहिए। ओके, तो प्राइमरी मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, कि आप सीधा लिख कर ही किसी को नहीं बता सकते, पहले आपको बोल कर ही बताना पड़ेगा। और अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो, तो हमारी जो इट इज़ आप बोल सकते हो कि जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, वो दिया ही ओरली में, ओरल फॉर्म में दिया जाता था। ओके, ओरल फॉर्म में या फिर मौखिक भाषा में उसको दिया जाता था। तो लैंग्वेज उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज़ आप बोल सकते हो फैक्टर है। ओके,
जो कम्युनिकेशन में और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। तो कल्चर प्रेफरेंस फॉर मदर टंग और डोमिनेंट लैंग्वेजेस अफेक्ट लिटरेसी एंड लर्निंग आउटकम्स। तो आपका कल्चर किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है, आपकी संस्कृति किस चीज़ को प्रेफरेंस देती है कि आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहोगे या फिर जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप बात करो, आप रीजनल लैंग्वेज को नेगलेक्ट करके आप इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ाने लग रहे हो, तो इससे एक नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी आप देखोगे वैसा प्रभाव डल सकता है। ठीक है, उससे आपकी जो लिटरेसी या साक्षरता है वो अफेक्ट करेगी और आपके लर्निंग आउटकम्स भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आपको सक्सेस रेट कितना मिलेगा वो आपकी लैंग्वेज पे भी निर्भर करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने केरला स्टेट में आपने बोल दिया कि सबको हिंदी मीडियम में ही पढ़ना पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। जो रीजनल जो बिल्कुल ऐसे जगह से आते हैं जिन्होंने इंग्लिश कभी हिंदी कभी सुनी ही नहीं है, तो उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इट अफेक्ट लिटरेसी, आपकी लिटरेसी को और आपके लर्निंग आउटकम को अफेक्ट करेगा। सो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी फेस चैलेंजेस इन इंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन, कि इक्विटी और इंक्लूजन लाने के लिए मल्टीलिंगुअल जो दैट इज सोसाइटी है उनको बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे वो कोई एक लैंग्वेज को लागू कर सकते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इंडिया ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को स्टार्ट किया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, ठीक है, कि जिसमें आपको फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज ही रखनी है, और जो कि आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक तो होनी ही चाहिए। ओके, फिफ्थ क्लास तक तो आप रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाओगे ही। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिलीजन एंड बिलीफ्स पे। सो रिलीजन वैल्यूज ऑफन शेप मोरल एजुकेशन, डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस एंड स्कूल रूटीन। तो आपकी रिलीजियस वैल्यूज जो हैं, आपके जो भी आप मूल्य हैं आपके रिलीजियस से रिलेटेड कि आप किस रिलीजियस से बिलोंग करते हो, सो वो आपकी मोरल एजुकेशन को शेप करता है, मतलब उसको उसमें आकार देता है कि आपकी रिलीजियस एजुकेशन क्या मानती है क्या नहीं मानती है, किस चीज़ को सही मानती है किस चीज़ को नहीं मानती। डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस को कि आप कैसे दैट इज अनुशासन बनाए रखते हो, और आपके स्कूल रूटीन्स क्या हैं। तो ये सब आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे भी बिलीव करता है कि आप किस भगवान को या फिर आप बोल सकते होगे किस धर्म को आप मानते हो। सो अगर मैनी कल्चर्स की बात करें, रिलीजियस इन्फ्लुएंस डिसीजन अबाउट जेंडर रोल्स, करिकुलम कंटेंट एंड इवन एक्सेस टू एजुकेशन। तो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है आपका रिलीजियन कि किसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसका क्या रोल है, मतलब जेंडर के बेसिस पे किसका क्या रोल है, वो भी आपका रिलीजन डिसाइड करके रखता है। करिकुलम में क्या कंटेंट होना चाहिए, तो वो भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके कल्चर, आपकी जो कल्चर है, आपकी जो रिलीजन है वो डिसाइड करता है। और एक्सेस किसको मिलेगी कि एजुकेशन किसके पास होनी चाहिए किसके पास नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपकी दैट इज आपका रिलीजन, आपका जो कल्चर है वो अफेक्ट करता है। ओके, आपके एजुकेशन पे। सो आफ्टर दैट इज कल्चर, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो कल्चरल एक्सपेक्टेशन अराउंड ओबीडियंस, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, इंडिपेंडेंस एंड जेंडर रोल्स इन्फ्लुएंस एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो आपकी जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप कैसे ओबीडियंस रखोगे, अनुशासन कैसे रखोगे, लोगों की बात कैसे मानोगे, कंपटीशन की भावना है आपके अंदर या फिर कोऑपरेशन की भावना है, या फिर आप इंडिपेंडेंट अपने आप को स्वतंत्र देखते हो, जेंडर रोल्स क्या हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को कि एजुकेशन में क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, उन सबको अफेक्ट करती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो कल्चर दैट वैल्यू कलेक्टिविज्म, की एक कल्चर है जो कलेक्टिविज्म को प्रमोट करता है। इट मीन्स कि सब लोग मिलजुल कर रहने चाहिए, सब लोग मिलजुल कर काम करें, ग्रुप डिस्कशंस में काम करें। तो वो आपके दैट इज में एम्फोसाइज ग्रुप लर्निंग, तो वो ग्रुप लर्निंग को एम्फोसाइज करेगा। इट मीन्स कि जहाँ पे बच्चे ग्रुप में बैठकर या फिर जैसे 4-5 ग्रुप में बैठ करके पढ़ेंगे। ठीक है, वाइल इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो फोकस करेगा पर्सनल अचीवमेंट पे। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है, जो आपका यूएसए है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को ज़्यादा मानता है। और अगर बात करें कलेक्टिविज्म, तो जापान जो है आपका, है ना, वो कलेक्टिविज्म को ज़्यादा मानता है कि सब में सोशल हार्मनी होनी चाहिए। इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कई कल्चर में, और कई कल्चर में प्रमोट करते हैं कि भाड़ में जाए कोई भी इंसान, बस हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर वो बात को रख देते हैं जो भी उन्हें लगे, कोई ऐसा नहीं कि उनको सोशल हार्मनी क्रिएट करके चलनी है। ओके, सो आफ्टर इट इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सो कल्चरल फेस्टिवल्स, ड्रेस कोड्स एंड ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, नॉलेज सिस्टम शेप्स द स्कूल कैलेंडर, ड्रेस नॉर्म्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपने देखा होगा कि आपके दैट इज आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में कौन सा कल्चर ज़्यादा है, कौन सा डोमिनेंट है, या फिर आपके फेस्टिवल्स कौन से हैं, ड्रेस कोड्स क्या हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम क्या है। तो उससे आपके स्कूल कैलेंडर में कितनी छुट्टियां पड़ेंगी, हॉलीडेज होंगी, कैसे फेस्टिवल्स
सेलिब्रेट होंगे, आपके ड्रेस नॉर्म्स क्या होंगे कि आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है कपड़े, और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो डिसाइड होंगी बिकॉज ऑफ योर दैट इज कल्चर। ओके, तो एजुकेशन दैट इग्नोर लोकल ट्रेडिशन में फेस रेजिस्टेंस और लैक ऑफ रेलिवेंस, कि जो एजुकेशन या फिर जो स्कूल या कॉलेज या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम इन सबको इग्नोर करेगा, तो या तो उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा या फिर उसके प्रति आप बोल सकते हो क्रिटिक्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आलोचना हो सकती हैं, और या फिर उसको एक रेलिवेंट तरीके से माना ही नहीं जाएगा कि वो आपके, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो आपके कल्चर का पार्ट है ही नहीं या फिर आपकी सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं, ऐसा आपके अंदर भावना आएगी। सो फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल्स, सो इन जॉइंट फैमिली, अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो एल्डर्स जो बड़े बूढ़े लोग हैं आपके, जो सबसे बड़े हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन डिसीजन मेकिंग में कि किसको एजुकेशन मिलेगी, किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, कैसे करना है, क्या काम है, उन सब चीज़ों को। और पेरेंटल एटीट्यूड्स टुवर्ड एजुकेशन, कि आपके पेरेंट्स के क्या एटीट्यूड है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेशली फॉर गर्ल्स और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, आर इन्फ्लुएंस बाय कल्चर बिलीफ, कि आपके कल्चर आपको क्या सिखाते हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपकी ट्रेडिशंस आपको क्या सिखाते हैं, उन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है आपकी दैट इज़ एजुकेशन। और स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें या फिर जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी बात करें तो। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज द जेंडर रोल्स। तो जेंडर रोल्स कैसे अफेक्ट करते हैं? So traditional gender norms can limit educational access for girls or shape the subject and career deemed opportunity that is appropriate for each gender। तो आपके जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स रहे हैं उसने एक एजुकेशनल एक्सेस को लिमिट करके रख दिया है ना, स्पेशली फॉर गर्ल्स, और जिससे क्या होता है, और शेप द सब्जेक्ट्स एंड करियर डीम, कि अगर उनको एजुकेशन दी भी जाती है तो उनके लिए करियर डिसाइड कर दिया जाता है कि आप इनसे ज़्यादा अगर आप सोचोगे, इनसे ज़्यादा आप अगर करियर बनाने में सोचोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे या फिर हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा मान लिया जाता है कुछ कल्चर्स में। ओके, कि उनके लिए कोई सब्जेक्ट्स होते हैं कि वही ले सकते हैं वो, जैसे गर्ल्स की बात करें स्पेशली, तो एक तरह से वो जेंडर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके कल्चर को और कल्चर आपकी एजुकेशन को। सो that is culture influence perception of masculinity and femininity which impact participation and performance in school। तो आपका जो कल्चर इन्फ्लुएंस है, कल्चर इन्फ्लुएंस परसेप्शन है आपकी, जो आपने अवधारणाएं बनाई हुई हैं मैस्कुलिनिटी को लेकर के या फिर फेमिनिटी को लेकर के, जिससे पार्टिसिपेशन में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाता है, फिर किसी भी स्कूल की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट जाता है। वो नेगेटिवली भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके इस पे कल्चर दैट इज आपके कल्चर इन्फ्लुएंस पे। ओके, सो कम्युनिटी एंड सोशल हायरार्कीज, सो इन कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड सोसाइटीज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन में बी अनइक्वल ड्यू टू कल्चर स्ट्रेटिफिकेशन। तो जैसे कल्चर स्ट्रेटिफिकेशन है कि कल्चर में आपने हायरार्कीज बना दी गई हैं कि डोमिनेंट कल्चर को ज़्यादा मानेंगे, उससे कम को नहीं, उससे कम को बिल्कुल नहीं, फिर वैसे करके तो तरह से हायरार्कीज बना दी गई हैं। तो जैसे कास्ट बेस्ड क्लास देखें या फिर कास्ट बेस्ड देखें या फिर क्लास बेस्ड सोसाइटीज़ देखें, ओके, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन का मिलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे आपने स्ट्रेटिफिकेशन बनाए हुए हैं कि जहाँ पे दलित्स को एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाता, उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं भेजा जाता, एजुकेशन इन्हें रिलीजियस पर्पस के लिए भी वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं। सो बेसिकली आपने हायरार्कीज बनाई हुई है सोसाइटी ने, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी एजुकेशन पे भी। सो स्टूडेंट, आफ्टर दैट इज कल्चरल स्टिग्मा में एक्सक्लूड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज फ्रॉम मेन स्ट्रीम स्कूल थी, कि जो आपका कल्चर स्टिग्मा आपने बनाया हुआ है कि आप एक तरह से चिपके हुए किसी चीज़ पे कि यही सही है, आपने उसको कोई भी चेंज नहीं किया है, सो वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर सकता है और आपके मेन स्ट्रीम स्कूलिंग आने में, मतलब कि सब लोग एक जगह आकर पढ़ें, उस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, जैसे अभी मैंने बताया वही बात हो रही है यहाँ पे। फिर है एटीट्यूड टुवर्ड मॉडर्निटी एंड चेंज, कि एटीट्यूड क्या है कल्चरल का। सो सम कल्चर एम्ब्रेस एजुकेशनल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी, की कुछ कल्चर के लोग जो हैं वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानते हैं, और कुछ लोग इसे रजिस्ट करते हैं कि इसमें कल्चरल इरोजन हो सकता है, कि आपके कल्चर के बारे में एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो ख़त्म हो सकता है ना, तो आपकी कल्चर को नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से यहाँ पे इस वजह से आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। सो दिस अफेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ करिकुलर इनोवेशन, तो आपका कल्चर किस तरह की चीज़ को बिलोंग करता है, वो टेक्नोलॉजी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो उससे आपकी करिकुलर इनोवेशंस पे अफेक्ट पड़ेगा, डिजिटल लर्निंग पे और ग्लोबलाइज कंटेंट पे, कि जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं देते हैं टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन,
वहाँ पर लोगों को दूसरे, दैट इज़ आप बोल सकते हो कि दूसरे सोसाइटीज़ के बारे में या फिर ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा एज़ कम्पेयर टू जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे रिसर्च एरियाज़ भी बहुत बड़े-बड़े होंगे, बहुत वाइडर स्कोप होगा उनका। फिर आ जाते हैं एजुकेशन एंड कल्चरल चेंज। तो एजुकेशन एंड कल्चरल चेंज क्या है? सो कल्चरल चेंज क्या है? कल्चरल चेंज रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज कल्चर पैटर्न, कि सोसाइटी के कल्चर पैटर्न लाइक इंक्लूडिंग बिलीफ, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली जब आप इन सब चीज़ों में चेंजमेंट लाते हो, मॉडिफिकेशन लाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो सोसाइटी में, कि जो पैटर्न चला आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल बेल सिस्टम की बात करो, कि पहले जो घूंघट प्रथा थी वो चली आ रही थी, वो एक तरह के कल्चर का पार्ट था। सो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसमें मॉडिफिकेशन आया, क्योंकि आपके बिलीफ चेंज हुए, आपके कस्टम्स चेंज हुए, आपके प्रैक्टिसेस, आपकी वैल्यूज और आपके इंस्टीट्यूशंस चेंज हुए। सो इट में हैपन ग्रेजुअली, कि या तो वो धीरे धीरे भी हो सकता है टाइम के साथ साथ, दूसरा आप मूवमेंट्स के जरिए, रेजिस्टेंस के जरिए इनको कर सकते हो, मतलब रैपिडली भी कर सकते हो। एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये दोनों तरह से हो सकता है कि लोगों ने ही अपने सोच विचार में चेंज कर दिया हो, या फिर कुछ बाहरी शक्तियाँ ऐसी हो जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा हो आपके कल्चर को, जैसे ग्लोबली एरिया ने आपको आपको दैट इज इन्फ्लुएंस करा हो कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, कुछ नहीं होता है कास्ट सिस्टम, कुछ नहीं होता क्लास सिस्टम। सो बेसिकली ये आपका कल्चरल चेंज होता है। सो एजुकेशन का क्या रोल है कल्चरल चेंज में? तो ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर। तो ये ट्रांसमिट करता है आपके कल्चर के बारे में, कि आपके कल्चर के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, और जो चीज़ें गलत है, जो चीज़ें सही नहीं, जहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। सो एजुकेशन हेल्प पास ऑन कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, दैट इज कल्चर ट्रांसमिशन, कि आपके कल्चर को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, एक तरह से एजुकेशन उसमें हेल्प करता है। सेम टाइम इट चैलेंज आउटडेटेड नॉर्म्स, की जो पुराने जो आपके मानदंड हो चुके हैं, जो अब नहीं लागू हो सकते, कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को घर रखना चाहिए, क्वेश्चन स्टीरियोटाइप्स, या फिर प्रमोट न्यू वैल्यूज लीडिंग टू कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, की आप ये जो रूढ़िवादी सोच है उस पर क्वेश्चन करते हो, उसको चैलेंज करते हो और नई वैल्यूज को प्रमोट करते हो, तो इससे कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है। ओके, प्रमोशन ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक आउटलुक। सो एजुकेशन फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। तो आपकी जो एजुकेशन है आपको हेल्प करती है कि आप जो ये आउटडेटेड चीज़ें हैं उनको आप रिमूव कर सको, उनको आप चैलेंज कर सको, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सको, क्वेश्चनिंग को प्रमोट कर सको, कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है उस पर आप क्वेश्चन करो कि क्यों है ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि जो आप चीज़ें मान रहे हो क्या रीजन है उसके पीछे। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग बच्चों को करा सकते हो। सो इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है आपकी एजुकेशन। तो इट हेल्प सोसाइटीज मूव अवे फ्रॉम सुपरस्टिशंस, कि जो आपने भ्रांतियां बनाई हुई हैं, जो आपने दैट इज काला जादू, टोना टोटका, ये सारी चीज़ें, या डोगमा, ये सारी चीज़ें, या फिर ब्लाइंड ट्रेडिशंस आपके हैं, कि ये करने से वो हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सभी चीज़ों के लिए, आप जो बीमारियां हैं उनके लिए भी आप दैट इज़ जो लोग बहका देते हैं उन पर चल देते हो, बीमारियों का इलाज नहीं कराते। फॉर एग्जांपल कैंसर जो बीमारी है ना, तो आप बिना डॉक्टर के इससे ठीक नहीं हो सकते हो, उनकी मेडिकेशंस आपको लेनी होती है। बट कुछ लोग ऐसे, कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि आप इस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, वो झाड़ा लगा देगा, ये सब सही हो जाएगा। सो उस चीज़ों को ये रिमूव करता है कौन? आपकी एजुकेशन। तो ये आपको एनकरेज करती है प्रोग्रेसिव कल्चरल चेंज में। ओके, कि आप इन सब चीज़ों को ना मानो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों को आप प्रमोट मत करो। फिर है सोशल रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन। तो एजुकेशन हैज़ प्लेड अ की रोल इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, कि जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जो भी चेंजेस आने के लिए मूवमेंट्स हुए हैं सोसाइटी में, उसमें आपकी एजुकेशन ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की जो छुआछूत था उसको ख़त्म करा है, या फिर प्रमोशन ऑफ विमेन राइट, या फिर बेल सिस्टम, या फिर एजुकेशन देना वीमेंस को, उन सब चीज़ों के बारे में आपके मूवमेंट्स चले थे एजुकेशन की वजह से। सो इट इंट्रोड्यूस आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी। तो जो आपके दैट इज़ आप बोल सकते हो कि जो विरुद्ध के लिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट्स चले थे, उनके लिए क्या आइडियाज़ लाए थे वो? इक्वालिटी का, कि सबको एजुकेशन, सबको सारे अधिकार मिलने चाहिए, डेमोक्रेसी का, लिबर्टी का, जस्टिस का, जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो मॉडर्न इंक्लूसिव कल्चर को, कि सभी लोगों का प्रमोशन हो, प्रमोशन इन द सेंस कि किसी को भी नीचा दर्जा ना दिया जाए, सभी इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेक्टर में। सो एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। तो एम्पावरमेंट मार्जिनलाइज ग्रुप्स का, कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी बढ़ावा मिले। सो एजुकेशन एम्पावर्स दलित, तो इनको बढ़ावा दिया गया, विमेन को, दलित्स को, आदिवासीज को, माइनॉरिटीज़ को,
और जो PWDs थे, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज थे, उनको बढ़ावा दिया गया टू असर्ट देयर राइट्स, कि उनके राइट्स को और भी ज़्यादा क्या मिले, उनके राइट्स को बढ़ावा मिले, उनके राइट्स उनको मिल सके, उनके हक। So this led to a shift in cultural attitude toward hierarchy, patriarchy and exclusion. तो इससे क्या हुआ, इससे कल्चर एटीट्यूड्स में दैट इज बदलाव आया है ना, लोगों के मतलब उनकी हायरार्कीज चेंज हुई, पैट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया और एक्सक्लूजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, है ना, कि जब आपने मार्जिनाइज लोगों को बढ़ावा देने लग गए, उनको पावर मिली, उनको उनके हक मिले, तो उससे एक्सक्लूजन में भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि कम हो गया, वो सारी चीज़ें अब नहीं है इतनी। So E is a globalization and cultural change. So education exposes people to global culture, technologies and ideologies. So आपकी education आपको expose करती है, मतलब आपको बताती है global culture के बारे में, लोगों को technologies के बारे में और ideologies मतलब विचारधारा के बारे में. So this led to cultural hybridization, a blending of traditional and modern, local and global element. सो इससे क्या होता है, इससे कल्चर हाइब्रिडाइजेशन होता है, इट मीन्स कि आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है, आप डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ लेकर के एक नया कल्चर क्रिएट कर सकते हो। तो इससे आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो कल्चर है, जो उनकी चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैंने पहले बात की थी, जैसे इंडो वेस्टर्न कल्चर, तो ये किसका मिक्सअप है, वेस्टर्न कल्चर का और इंडियन कल्चर का, कि जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप खाना खाते हो, वो सब इस पे अफेक्ट करती हैं। So curriculum as a tool of cultural change. So a progressive curriculum can question and reconstruct social norms, कि आपका जो प्रोग्रेसिव करिकुलम है, जो मतलब आगे की ओर तत्पर रहता है, आगे की ओर बढ़ता है, वो क्वेश्चन करता है आपके जो सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, या फिर जो पहले जो आपने रूढ़िवादी सोच बनाई हुई है, या फिर रिजिड स्ट्रक्चर जो बनाए, उसको क्वेश्चन करते हैं, और जो चीज़ें गलत होती है उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, नया निर्माण करते हैं, नई चीज़ें, नई सोच लेकर आते हैं। So student topics like gender sensitivity, environmental ethics, human rights and inclusion help foster a new cultural consciousness. So जैसे टॉपिक्स, जैसे जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, कि आप डिफरेंट जेंडर्स के बारे में बताओ, उनके रोल्स के बारे में एक तरह से पॉजिटिव वे में, कि आप कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हो, सभी लोगों को इक्वल राइट्स दो। एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में बताओ बच्चों को, कि आप कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, उनके प्रति आपके क्या जो चीज़ें हैं, जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के बारे में और इंक्लूजन के बारे में आप बता सकते हो, जिससे बच्चों के अंदर या फिर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कल्चरल कॉन्शियसनेस आएगी, कि वो किसी कल्चर के प्रति एक तरह से सचेत या फिर अच्छे मन से उन चीज़ों को कर पाएंगे। सो एग्जाम्पल्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय ब्रिटिश, तो आप मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो ब्रिटिश के द्वारा। ब्रोट वेस्टर्न साइंस, रैशनलिज्म एंड आइडियल लिबरल आइडियाज दैट शेप्ड इंडियन सोसाइटी। तो आप मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अगर हम इंडिया की बात करें, ताकि आप वेस्टर्न चीज़ों को भी अपनाओ साथ में, जो होने ही तो लग रही है। So social reformers like Jyotiba Phule, Savitri Bai Phule and Raja Ram Mohan Roy used education to fight caste and gender discrimination. तो अगर हम बात करें कि जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे ज्योतिबा फूले या ज्योति राव फूले या सावित्री बाई फूले, इन दोनों, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने इन्होंने फाइट करी किसी भी इंडिविजुअल के या फिर स्पेशली वुमेन के एजुकेशन के लिए, ठीक है, या फिर कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए इन्होंने फाइट लड़ी, या फिर उन्होंने लड़ाई की, लड़ाई इन द सेंस की मूवमेंट स्टार्ट करे, लोगों को क्रिटिसाइज किया और फिर अपनी बात भी रखी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन एजुकेशन प्रमोट सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस, रीशेपिंग ट्रेडिशनल कल्चर हायरार्कीज। जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर हायरार्कीज बनी हुई हैं डिफरेंट बेसिस पे, जैसे आप कास्ट बेसिस पे या फिर क्लास बेसिस पे कर लो, तो उनको आप रिमूव कर सकते हो थ्रू द एजुकेशन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बच्चों को सिखा सकते हो, जैसे लिबर्टी की, सेक्युलरिज्म की, सब धर्म निरपेक्ष हैं, सभी धर्म इक्वल हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हो, जस्टिस को प्रमोट कर सकते हो, ताकि इन कल्चरल हायरार्कीज को आप रीशेप कर सको, दोबारा से इनमें बदलाव कर सको। NEP 2020 encourage critical thinking, inclusion of Indian knowledge system and global perspective, blending tradition and modernity। तो जो आपकी NEP 2020 थी, सॉरी है, ये एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक चिंतन को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंक्लूड कैसे करा जाए, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, जिससे आप ब्लेंडिंग कर सको ट्रेडिशनल मॉडर्निटी के बारे में, है ना। तो ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्निटी को आप क्या कर सको, ब्लेंड कर सको, कि आप डिफरेंट कल्चर के बारे में बच्चों को बता सको, कि आप अपने नॉलेज को भी साथ रखो, और साथ में आप जो दैट इज मॉडर्न, जो आप बोल सकते हो नॉलेज है, जो डिफरेंट स्टेट्स की या डिफरेंट वर्ल्ड की या फिर डिफरेंट कंट्रीज की जो नॉलेज है, उसको भी आप इम्प्लीमेंट करो क्लास में।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजुकेशन एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फोकवेज, मोड्स, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोशलाइजेशन होता क्या है, जिसको हम समाजीकरण भी बोलते हैं। समाजीकरण, सो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न द नॉर्म, कि कोई भी इंसान पहले से तो कुछ सीख के नहीं आता, वो जब दैट इज इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, फैमिली के साथ, और फिर बाकी आगे जैसे एज बढ़ती जाती है तो डिफरेंट पर्सन के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो नॉर्म्स के बारे में सीखते हैं, दैट इज मानदंड के बारे में सीखते हैं, मूल्य के बारे में सीखते हैं, बिहेवियर के बारे में सीखते हैं कि कैसे उन्हें काम करना है, कैसे नहीं करना, और कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में कि वो किस कल्चर में है, क्या उन्हें चीज़ें सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल वो किस रिलीजन के हैं, वो उस बेसिस पे चीज़ें सीखेंगे, क्या उनके जेंडर रोल्स हैं, वो उस बेसिस पे चीज़ें सीखेंगे। सो सोशलाइजेशन आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है। सो ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है इन बिकमिंग फंक्शनिंग मेंबर ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, कि जो उनके साइड में, उनके आमने सामने जो साइड में, या फिर आप बोल सकते हो हर जगह जो सोशल वर्ल्ड है, सांसारिक सांसारिक दुनिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सोसाइटी है उसके प्रति आपको कैसे अपने रूल्स को मैनेज करना है, कैसे अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, क्या आपके हक के अधिकार है, उन सब में आपको एक्टिवेट करता है सोशलाइजेशन, कि जिसके थ्रू आप एक फंक्शनिंग मेंबर बन सकते हो, कि आपका भी कोई रोल है आपकी सोसाइटी में। सो एजुकेशन एज अ की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो along with peers, family and media and religion, education especially forming formal schooling play a major role in shaping individual। तो एजुकेशन के एक बहुत सारे एजेंट है, आप बोल सकते हो फैमिली जो प्राइमरी एजेंट माना जाता है, और उसके बाद जो भी एजेंट आएंगे वो सारे क्या है, अलग मतलब सेकेंडरी एजेंट है। तो स्पेशली अगर बात करें स्कूलिंग की, तो एक फॉर्मल वे ऑफ सोशलाइजेशन है, जिससे बच्चे फॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है टीचिंग सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि सोसाइटी के मानदंड क्या, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन क्या है, और आपका क्या बिहेवियर एक्सेप्ट करा जा सकता है सोसाइटी के द्वारा, उन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है। री इन्फोर्सिंग कल्चरल वैल्यूज़, कि आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग क्या आपके मूल्य हैं, किन चीज़ों को आप मानते हो, नहीं मानते हो, वो सारी चीज़ें भी सिखाता है। और एनकरेजिंग डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, तो आप डिसिप्लिन की भावना कैसे रख सकते हो, मतलब आप अनुशासन कैसे रख सकते हो, कोऑपरेट कैसे कर सकते हो, और प्रतिस्पर्धा की भावना कैसे रख सकते हो, उनको एनकरेज करता है आपका सोशलाइजेशन या फिर आपकी डिफरेंट एजेंसीज। बिल्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, कि आप कौन हो, ऐसी आइडेंटिटी आपको प्रमोट करता है, आपकी खुद की आइडेंटिटी, कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या आपको करना है, और एक सिटीजनशिप अच्छा कैसे बन सकते हो, उन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। सो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर सोशलाइज थ्रू एजुकेशन, तो सबसे पहले हैं फोकवेज, कि आप किसके थ्रू अपने कल्चर को सोशलाइज, मतलब आप किसके थ्रू सोशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो फोकवेज अगर आ गया, तो फोकवेज क्या है, दीज आर इनफॉर्मल एवरीडे सोशल रूल्स, एग्जांपल टेबल मैनर, ग्रीटिंग, कि जब आप सुबह उठते हो मम्मी को नमस्ते करते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, राम राम बोलते हो, घर वालों के पैर छूते हो, इट मीन्स कि अपने एल्डर्स के पैर छूते हो, उनकी बात मानते हो, खाना खाते हो तो बहुत अच्छे ढंग से खाते हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ गंदा कर लिया, अपनी ड्रेस भी गंदी कर ली, फेस भी गंदा कर लिया। तो जो इनफॉर्मल बिहेवियर आपके जो डेली लाइफ में चलते हैं, जो चीज़ें आप देख करके स्पेशली या फिर आपको सिखाई जाती हैं, जो इनफॉर्मल हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, वो आपके फोक वेज हो गए। सो एजुकेशन सोशलाइज स्टूडेंट इनटू प्रॉपर कंडक्ट थ्रू स्कूल रूल्स एंड टीचर एक्सपेक्टेशन, तो आपकी एजुकेशन आपको एक तरह से फॉर्मल वे में ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। जैसे आप अगर आप देखोगे तो आजकल तो बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है कि छोटे बच्चे जब नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनके लंच पीरियड में उनकी टीचर उनके साथ होती है, उनको बताती है कि उन्हें क्या न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, कैसे उन्हें खाना है, कैसे उन्हें शेयर करना है, ग्रीटिंग्स कैसे करनी है उनको अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कैसे कॉपरेशन रखना है। तो एक तरह से फॉर्मल वे में उनको सिखाया जाता है स्कूल्स में प्रॉपर रूल्स के थ्रू, और टीचर खुद एक्सपेक्ट करती हैं बच्चों से ये सारी चीज़ें सीखने में। सो आफ्टर दैट इज मोर्स, तो मोर्स क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड मोरल वैल्यूज दैट हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेटेड, कि अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं करा, आपने नहीं माना, तो इट मीन्स कि आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। जैसे कि ऑनेस्टी या फिर रिस्पेक्ट, कि अगर आप ईमानदारी नहीं करोगे या फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो किसी चीज़ की, है ना, तो आपको उसके प्रति, आप बोल सकते हो कि आपको उसके प्रति बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी। कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल अपने माँ बाप को, वो बूढ़े हुए और आपने उनको लड़ाई करके मार पीट के उन्हें भेज दिया, है ना। तो बेसिकली अगर सोसाइटी में ये सारी चीज़, क्योंकि आपकी सोसाइटी में सारी चीज़ें नहीं
अपनाई जाती तो आपको एक तरह से आपको उसका बहुत बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। आपको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो मोरल वैल्यूज जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आपके इस कल्चर के अकॉर्डिंग, अगर आप उनको वायलेशन कर दोगे, जैसे ऑनेस्टी या रिस्पेक्ट का, या फिर आपने स्टीलिंग कर ली, या फिर आपने वायलेंस कर दी, इट मीन्स की लड़ाई झगड़ा कर दिया, सो बेसिकली ये कुछ मोर्स होते हैं। तो स्कूल आपके इन मोर्स को री करता है थ्रू मोरल एजुकेशन, की आपको मोरल एजुकेशन सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और बिहेवियर मॉडलिंग कि कैसे आप एक अच्छा बिहेवियर रख सकते हो, कैसे आप गुड बॉय गुड गर्ल बन सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको स्कूल्स में सिखाई जाती है। वैल्यूज क्या होते हैं? सो वैल्यूज दैट इज मूल्य। तो ये कोर बिलीफ होते हैं सच एज इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड सेक्युलरिज्म, जो हमारे डेमोक्रेटिक आप बोल सकते हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो सभी के लिए इक्वल हैं, कि सबके पास इक्वल राइट्स है, सब समान अधिकार रखते हैं। जस्टिस, न्याय के लिए सब एप्लीकेबल है, सबको न्याय मिलेगा। फ्रीडम है, किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है, बट आपको बस आपकी ड्यूटीज और आपके रूल्स को ध्यान में रखना है। और सेक्युलरिज्म दैट इज धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है या फिर कंट्री है, उसको आप फॉलो करोगे। तो ये सारे जो बिलीफ होते हैं आपके, जो ट्रांसमिट करे जाते हैं करिकुलम के थ्रू, टेक्स्ट बुक के थ्रू, स्कूल कल्चर के थ्रू, वो सारी चीज़ें हो गई आपके वैल्यूज, आपके मूल्य। सो मूल्य आपको सिखाए जाते हैं। वैल्यूज एजुकेशन बिल्ड सोशल कोहेजन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कि आपको एक सिटीजन अच्छा कैसे बनना है, कैसे आप कर्तव्य नागरिक बन सकते हो, कि आपका कुछ कर्तव्य आपकी सोसाइटी के प्रति, आपके कल्चर के प्रति, या फिर आपके स्टेट या फिर आपकी कंट्री के प्रति, और आप कैसे सोशल कोहेजन बना के रख सकते हो, कि साथ मिलकर के सब कैसे चल सकते हो। उन सब चीज़ों को आपकी वैल्यू एजुकेशन आपको सिखाती है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो एजुकेशन इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू वेरियस स्कूल इंस्टीट्यूशन। तो आपकी एजुकेशन, आपकी जो स्कूली शिक्षा है, या फिर आपकी जो एजुकेशन, आपकी शिक्षा है, वो वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताती है, जैसे फैमिलीज के बारे में, स्टेट के बारे में, रिलीजन के बारे में, और इकोनॉमी के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताती है कि क्या रोल है सबका, कैसे आपको उनका पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सो लर्नर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल ऑर्डर विद इन दीज इंस्टीट्यूशन। तो आप कैसे मतलब लर्नर्स को आप हेल्प कर सकते हो इन सब चीज़ों के रोल्स के बारे में बता करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता करके कि आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हो इन इंस्टीट्यूशंस में। ओके। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है एक हायरार्किकल अरेंजमेंट। ये लिखा हुआ है हायरार्किकल अरेंजमेंट। इट मीन्स कि आपने एक हायरार्की, या फिर आपने इट इज, जैसे आप बिजनेस में आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे भी एक हायरार्की होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है। तो एक तरह से आपने बांट दिया है लोगों को किसी न किसी बेसिस पे। जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके क्लास के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे, आपकी रेस के बेसिस पे, है ना, एथनिसिटी के बेसिस पे। सो बेसिकली डिफरेंट आप बोल सकते हो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। मतलब हायरार्कीज के रूप में आपको बांट दिया जाता है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, आपको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाते हैं अगर आप अबव हायरार्की से बिलोंग करते हो। अगर आप लोअर से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ चीज़ों को आपको एक्सेस ही नहीं कराया जाएगा, फिर दिया ही नहीं जाएगा। सो बेसिकली एजुकेशन बोथ रिफ्लेक्ट एंड इन्फ्लुएंस स्ट्रेटिफिकेशन। तो एजुकेशन आपको बताता भी है कि ये जो सोशल हायरार्कीज है ये क्या है, कैसे बनी हुई है, और कैसे ये इन्फ्लुएंस कर सकता है स्ट्रेटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें बताता है। तो पॉजिटिव रोल क्या है? एजुकेशन रिड्यूस कर सकता है इनइक्वालिटी को बाय प्रमोटिंग मेरिटोक्रेसी, कि जो भी चीज़ मतलब जो भी चीज़ अच्छी है, जिस भी इंसान में स्किल्स हैं, आप उसको प्रमोट करो, ना कि उनके कास्ट क्लास के बेसिस पे। ओके। उस चीज़ पे प्रमोट मत करो। मतलब आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हो आप मेरिटोक्रेसी को बढ़ा करके। नेगेटिव रोल क्या है? तो इट कैन रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, की जो हमारी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज चली आ रही हैं, असमानताएं चली आ रही है, उनको भी कभी कभी एजुकेशन रीइंफोर्स करती है। जैसे आप देखते हो अपने क्लास में देख लो, आप अपने स्कूल में देख लो, या फिर हायर इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी भी जगह देख लो, आपकी एजुकेशन इस चीज़ों को भी प्रमोट करती है कहीं ना कहीं। तो अगर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज अनइक्वल, कि सभी लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हमारी पॉलिसीज तो हमें कहती है कि सभी को एजुकेशन है, एजुकेशन लेने का हक है, बट नहीं है वो, कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। सो बेसिकली आप कैसे उनको अच्छा या प्रमोट कर सकते हो अच्छे तरीके से, वो एजुकेशन आपको बताती है, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देते हो तो बच्चों को। फिर आ जाता है संस्कृताइजेशन, दैट इज एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ये दिया गया था। तो लोअर कास्ट अडॉप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस।
संस्कृताइजेशन क्या होता है, जब जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अपर कास्ट के लोगों के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वो चीज़ें करते हैं, उनके उनको करने लग जाते हैं, मतलब उनको अडाप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अपने सोशल स्टेटस को या फिर अपने आप को इक्वल दिखाने के लिए जब ऐसा होता है तो उसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। रोल क्या है एजुकेशन का, एक्सपोजेस लोअर कास्ट ग्रुप टू सांस्कृतिक आइडल्स, कि लोअर कास्ट के ग्रुप के लोगों को भी उन सारे उनके आइडियल्स के बारे में, मतलब वो क्या कर सकते हैं, क्या उन्हें करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। हेल्प देम इम्यूलेट हाई स्टेटस नॉर्म्स, की उनको हेल्प करता है कि वो कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं हाई स्टेटस नॉर्म्स में, जैसे वेजिटेरियनिज्म या फिर रिचुअल प्योरिटी, है ना। तो आप कैसे उन सब चीज़ों को कर सकते हो, तो संस्कृताइजेशन या फिर आपकी एजुकेशन आपको हेल्प करता है। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द अच्छा ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट, सॉरी। फिर है वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लाइफस्टाइल एंड इंस्टीट्यूशन, कि जब आप वेस्टर्न कल्चर को अपना लो, है ना, वेस्टर्न कल्चर को अपना लो, बाहर के दूसरे देशों के कल्चर को अपनाओ अपने देश में, स्वदेशी को ना अपना के आप दूसरे कल्चर को अपना लो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वेस्टर्नाइजेशन। तो आप वेस्टर्न वैल्यूज को, लाइफस्टाइल्स को, इंस्टीट्यूशंस को आप यूज करो। जैसे आप स्कूल्स में ही बात कर लो, तो वेस्टर्न एजुकेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे स्कूल्स में, आपके कपड़ों में, आपके क्लोथिंग स्टाइल में, आपके खाने पीने में, दैट इज आपके फूड एंड लाइफ स्टाइल में। तो हर जगह ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो एजुकेशन का क्या रोल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वेस्टर्न करिकुला प्रमोट लिबरल साइंटिफिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज। तो आपकी जो वेस्टर्न एजुकेशन है आपको प्रमोट भी करती है, मीन्स कि वो आपके लिए हेल्पफुल भी है बहुत हद तक, है ना। तो कुछ किसी भी चीज़ के आप देखोगे तो कुछ प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, कोई भी चीज़ हो, है ना। तो सबके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान के, किसी भी एस्पेक्ट के दो पहलू ज़रूर होते हैं, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ विद न्यू वैल्यूज एंड सोशल डायनामिक्स। कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, कि जब आप मूवमेंट करो, मतलब रूरल से अर्बन लाइफ में, ओके, इट मीन्स कि पहले आप गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, और आपने उनकी लाइफस्टाइल को हटा के आप अर्बन एरिया में आ गए हो, आपने अर्बन एरिया वाले जो रूल्स हैं उनको अडेप्ट कर लिया है, नई वैल्यूज और सोशल डायनामिक्स आपने क्रिएट कर लिया, आप चेंजेस ले आए हो, तो वो आपके हो गए अर्बनाइजेशन। तो इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर अर्बन सेटिंग थ्रू मॉडर्न स्किल्स एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी। तो ये प्रिपेयर करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो कैसे शहरी क्षेत्र में कैसे रह सकता है, उनको मॉडर्न स्किल्स अपनाने में हेल्प करती है आपकी एजुकेशन, और सोशल अडेप्टेबिलिटी, कैसे आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द न्यू सोसाइटी। ओके, सो आफ्टर दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, शिफ्ट टू अ फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी डिमांडिंग न्यू स्किल्स एंड डिसिप्लिन। कि अब आप फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी पे ज़्यादा हो, इट मीन्स कि आप डिफरेंट फैक्ट्रीज लगा रहे हो अपनी कंट्री में, अपनी जगह पर, ताकि आप उस पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सको, है ना, ताकि आप उसको ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ा सको, जिसके लिए नई स्किल्स और डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो एजुकेशन का क्या रोल है, स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस करती है आपकी एजुकेशन। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो तो आपकी एजुकेशन भी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको शिक्षा देगी, आपको पढ़ाएगी, आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन देगी। पंचुअलिटी को प्रोड्यूस प्रमोट करते हो, स्पेशलाइजेशन को, टीम वर्क को आप प्रमोट करते हो थ्रू दिस। ओके, नेक्स्ट इज द मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी इंक्लूडिंग रैशनलिटी, सेक्युलरिज्म एंड टेक्नोलॉजी। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में, कि आप पहले क्या थे, आप पहले बिलीफ को मानते थे, पहले जो सोच विचार थे उनको मानते थे, अब आप मॉडर्न सोसाइटी के में रहने लगे हो, तो आप उन सब चीज़ों को अपना रहे हो। अब आपके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे वो अब खत्म होते जा रहे हो, आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे आप रैशनल थिंकिंग कर रहे हो, सोच विचार करके, तर्क कर कर, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हो, धर्मनिरपेक्ष को, कि सब जो दैट इज रिलीजन है वो सब इक्वल हैं, हमें वो प्रमोट करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज आप कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो आप जो ये बिलीफ हैं, जो ऐसे ही चले आ रहे हैं बिलीफ हैं, उनको नहीं मान रहे हो, आप नई चीज़ों को, नए कल्चर को अपना रहे हो। सो रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, एनकरेज साइंटिफिक टेम्पर, कि आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर एनकरेज करता है, मतलब आप चीज़ों को ऐसे ही नहीं सोचते हो, ऐसे ही नहीं समझते हो, आप उसके पीछे का रीज़न देखते हो, तर्क विचार करते हो, क्वेश्चन करते हो। इनोवेशन को इम्प्रूव करता है, कि आप नई नई तकनीकें लेकर आते हो। ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को, जो हमारे पहले चले आ रहे बिलीफ हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ हैं, उनको चैलेंज करते हैं,
और प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि आप कैसे डिफरेंट जो जेंडर्स हैं उनको साथ में लेकर आ सकते हो, उनको एक्सेस दे सकते हो एजुकेशन का, हर तरह से उनको एक्सेस मिलना चाहिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनको कैसे आप प्रमोट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, ये थी हमारी दैट इज यूनिट थर्ड, जो कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो के साथ। तो आपको सारे टॉपिक्स ही इस वीडियो में मिल चुके हैं। आई होप सो आपको ये प्लेलिस्ट, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स बहुत आसानी से मैंने समझा दिए हैं। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।